अंटार्कटिका, जो सदियों से इंसानों की पहुंच से दूर उनके लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री रहा है। चाहे वो ब्लड वाटरफॉल्स हों, मिस्टीरियस एनिमल्स हों, अंडरग्राउंड लेक्स हों या फिर बर्फ़ के नीचे दबे हुए शहर हों, अंटार्कटिका के बारे में कई ऐसी मिथ्स और मिस्ट्रीज़ हैं जिनका आज भी सुराग नहीं लगाया जा सका। अंटार्कटिका दुनिया का वो अकेला कॉन्टिनेंट है जहाँ कोई भी इंसान नहीं रहता, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर -90 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इसके अलावा यहाँ पर 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बर्फ़ के तूफ़ान भी आते हैं। इसी तरह अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ड्राई कॉन्टिनेंट भी है। इतना ड्राई कि आपको शायद ये जानकर हैरत होगी कि इसे डेजर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 51 मिलीमीटर बारिश होती है। इस सब के बावजूद पिछले कई सौ सालों से बहुत से ममालिक अंटार्कटिका का कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं। अंटार्कटिका का ये मैप देखें, इस हिस्से को फ्रांस क्लेम करता है, इस पार्ट को नॉर्वे क्लेम करता है, ऑस्ट्रेलिया इस सारे राइट साइड को क्लेम करता है। इसी तरह ब्रिटेन, चिली, अर्जेंटीना और न्यूजीलैंड भी अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों को क्लेम करते हैं। लेकिन आखिर इसकी वजह क्या है? बर्फ़ की सतह के नीचे आखिर ऐसा क्या है कि दुनिया की सुपर पावर्स इसका कंट्रोल लेना चाहती हैं? आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं अंटार्कटिका की कुछ मिस्ट्रीज़, और साथ ही में हम इसकी भी खोज लगाएंगे कि अंटार्कटिका को असल में डिस्कवर किसने किया था। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि इस बर्फ़ के नीचे आखिर ऐसे क्या राज छुपे हैं जिन्हें दुनिया की सुपर पावर्स जानती हैं, इसीलिए वो अंटार्कटिका का कंट्रोल लेना चाहती हैं। अंटार्कटिका किसने डिस्कवर किया डिपेंड्स ऑन हु यू आर आस्किंग। ब्रिटिशर्स कहते हैं कि अंटार्कटिका उन्होंने डिस्कवर किया था, जबकि रशियंस कहते हैं कि सबसे पहले उन्होंने यहाँ कदम रखा था। लेकिन अंटार्कटिका का जिक्र आज से कई हजार साल पहले ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने किया था, जब उसने कहा ज़मीन गोल है और नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। 2021 में रॉयल सोसाइटी ऑफ न्यूजीलैंड की एक स्टडी पब्लिश हुई, जिसमें यह कहा गया कि इधर ऑस्ट्रेलिया के पास पोलिनेशियन आइलैंड पर रहने वाले लोग शायद पहले इंसान थे जो 7वीं सदी में अंटार्कटिका पहुंचे, क्योंकि उनकी पुरानी कहानियों में एक ऐसे बर्फीले कॉन्टिनेंट का जिक्र मिलता है जो ज़मीन के साउथर्न साइड पर है। खैर, रिकॉर्डेड हिस्ट्री में ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स कुक वो पहला यूरोपियन था जो अंटार्कटिक सर्कल क्रॉस करके इधर अंटार्कटिका के पास पहुंचा। लेकिन वो अभी अंटार्कटिका से 130 किलोमीटर दूर ही था कि उसने अपनी शिप वापस मोड़ ली, क्योंकि उसे अंटार्कटिका तो नज़र नहीं आया, मगर पानी में तैरते हुए आइसबर्ग ज़रूर नज़र आए। और समंदर के तेवर ऐसे थे कि शिप को आगे लेकर जाना बहुत खतरनाक था। इसीलिए जेम्स कुक ने कहा था कि साउथर्न कॉन्टिनेंट तक पहुंचना इतना खतरनाक है कि शायद ही कभी कोई इंसान जहां तक आए। कैप्टन कुक के बाद और भी बहुत से लोगों ने अंटार्कटिका डिस्कवर करने की कोशिश की, मगर वो कामयाब नहीं हो सके। फिर 19वीं सदी की आते ही इकोनॉमिक डोमिनेंस के लिए कंट्रीज़ के बीच एक कंपटीशन शुरू हो गया। दुनिया अब एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही थी। रिसोर्सेज और नए ट्रेड रूट्स डिस्कवर हो रहे थे, इंडस्ट्रीज़ लग रही थी। हर कंट्री आने वाली नई सदी में सुपर पावर बनना चाहता था, इसीलिए एक्सप्लोरेशंस उरूज पर थी। ऐसे में 1819 में रशियन एम्पायर ने रशियन एक्सप्लोरर फेबियन वॉन बेलिंगहॉसन को ये टास्क दिया कि वो पूरी दुनिया के गेट चक्कर लगाए और नई कंट्रीज़ और कॉन्टिनेंट को डिस्कवर करे। 1820 में फेबियन ने कैप्टन कुक की प्रेडिक्शंस को गलत साबित किया और जहां साउथर्न ओशन में पहुंचकर अंटार्कटिका को बहुत करीब से देखा। गो कि उसने अंटार्कटिका पर कदम नहीं रखा था, मगर उसे मॉडर्न हिस्ट्री का वो पहला इंसान कहा जाता है जिसने अंटार्कटिका को देखा था। फिर 1900 से 1920 के बीच बहुत से एक्सप्लोरर ने अंटार्कटिका को रुख किया। ब्रिटिश एक्सप्लोरर रॉबर्ट फैल्कन स्कॉट 1911 में अपनी टीम के साथ अंटार्कटिका पर उतरा और तकरीबन 400 माइल्स तक आगे गया, मगर फिर ख़राब मौसम और भूख की वजह से उसे वापस पलटना पड़ा। लेकिन वापसी का ये सफ़र बहुत ही भयानक साबित हुआ। स्कॉट और उसकी टीम सख्त सर्दी और बर्फ़ानी तूफ़ान में फंस गए और उन सब की मौत हो गई। फिर वर्ल्ड वार 1 के बाद बहुत सी कंट्रीज़ ने यहाँ अपनी टीम्स भेजी और इस कॉन्टिनेंट को क्लेम करने की कोशिश की। 1939 में हिटलर के कहने पर जर्मन एयरफोर्स ने यहाँ नाज़ी फ्लैग भी गिराए ताकि इस एरिया को नाज़ी जर्मनी के कंट्रोल में दिखा सके। वर्ल्ड वार 2 के बाद बहुत सी कंट्रीज़ ने यहाँ अपने रिसर्च स्टेशन सेटअप किए और यहीं से फिर अंटार्कटिका के बारे में मिस्टीरियस डिस्कवरीज होना शुरू हुई। सबसे पहली और बड़ी मिस्टीरियस डिस्कवरी ये है कि किसी ज़माने में अंटार्कटिका पर बर्फ़ नहीं बल्कि घने जंगल थे। इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के साइंटिस्ट के मुताबिक उन्हें यहाँ फॉसिलाइज्ड वुड मिली, जिससे पता चलता है कि करीबन 90 मिलियन ईयर्स पहले अंटार्कटिका एक गर्म कॉन्टिनेंट था।
यहाँ पर घने जंगल होते थे। इसके अलावा उन्हें यहाँ कुछ ऐसे इंसेक्ट्स के फॉसिल्स भी मिले जो सिर्फ गर्म इलाकों में होते हैं। अंटार्कटिका के बारे में दूसरी बड़ी और मिस्टीरियस डिस्कवरी ये थी कि इस 300 किलोमीटर की बर्फ़ के नीचे 400 लेक्स हैं जिनका अपना ही इकोसिस्टम है। वहाँ पर ऐसे ऐसे समुद्री जानवर हैं जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होते, जैसे ये बड़े बड़े स्पाइडर और सी थ्रो जेलीफिश। ये बर्फ़ के नीचे एक अलग ही दुनिया है। इसके अलावा अंटार्कटिका पर एक और चीज़ जिसने बहुत से एक्सप्लोरर को बहुत सालों तक पजल किए रखा, वो ये खूनी चश्मे हैं। मैकमर्डो की वैली में ये वाटरफॉल ऐसे है जैसे बर्फ़ से खून निकल रहा हो। मगर हाल ही में साइंटिस्ट ने ये डिस्कवरी की है कि इस वाटरफॉल का सुर्ख रंग इसलिए है क्योंकि इस चश्मे को एक बहुत ही साल्टी लेक से पानी आता है जिस पर अब कई 100 फुट बर्फ़ पड़ चुकी है और वो लेक एटमॉस्फेयर से बिल्कुल कट ऑफ है। इस पानी में बहुत ज़्यादा आयरन है और इसीलिए जब ये पानी चश्मे में आता है तो धूप और ऑक्सीजन की वजह से पानी में मौजूद आयरन ऑक्सीडाइज होता है और उसका रंग बिल्कुल जंग जैसा हो जाता है। अंटार्कटिका के बारे में तीसरी सबसे बड़ी मिस्ट्री और कॉन्स्पिरेसी ये है कि इस बर्फ़ के नीचे कोई एंशिएंट सिविलाइजेशन है। बहुत से लोगों ने ये क्लेम किया है कि यहाँ पर एलियन स्पेसशिप भी देखी गई हैं। 2016 में गूगल अर्थ पर अंटार्कटिका में बहुत सी अनयूजुअल एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड की गई हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट जहां उन्हें एलियन यूएफओस कहते रहे, वहीं पर बहुत से पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के नज़दीक ये अमेरिका और दूसरी कंट्रीज़ के सीक्रेट एयर ऑपरेशंस हैं जो वो अंटार्कटिका में कर रहे हैं। और यहीं पर आता है अंटार्कटिका का वो हिडन पॉलिटिकल फ्रंट जिसे बहुत कम लोग अवेयर हैं। जहां बाकी पूरी दुनिया दूसरी जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ में उलझी हुई है, वहीं अमेरिका, चाइना और सोवियत यूनियन अंटार्कटिका पर एक्सपेडिशन भेज रहे हैं। इनफैक्ट चाइना ने तो वहाँ पर अपने मल्टीपल रिसर्च स्टेशन सेटअप किए हैं। 1959 की अंटार्कटिक ट्रीटी के मुताबिक कोई भी कंट्री अंटार्कटिका में साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, बस उसे इन स्टडीज़ का रिजल्ट सब कंट्रीज़ के साथ शेयर करना होंगे। 1992 में यूएस जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के सर्वे में ये डिस्कवरी सामने आई कि अंटार्कटिका में 500 बिलियन बैरल्स के नेचुरल गैस और ऑयल के रिजर्व्स हैं। लेकिन चाइना और ये दूसरे ममालिक इस ऑयल और गैस के लिए अंटार्कटिका में इंटरेस्टेड नहीं हैं, बल्कि हाल ही में अंटार्कटिका में बहुत बड़ी क्वांटिटी में न्यूडीमियम, प्रेजोडियम, टर्बियम और डिस्पोजियम जैसे रेयर अर्थ मिनरल्स के रिजर्व डिस्कवर हुए हैं। ये वो मिनरल्स हैं जो सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ होते हैं। और क्योंकि दुनिया का फोकस अब ऑयल और गैस से हटकर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को पावर करने वाले एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ जा रहा है, तो इन मिनरल्स की डिमांड ऑयल और गैस से भी ज़्यादा है। इलेक्ट्रिक कार और आयन बैटरीज ही अब फ्यूचर हैं और फ्यूचर को कंट्रोल करने की ये रेस ही इन सुपर पावर्स को अंटार्कटिका की बर्फ़ और तूफ़ानों में ले आई है। अंटार्कटिका की लास्ट मिस्टीरियस डिस्कवरी ये साउथर्न ओशन है। दुनिया के ख़तरनाक तरीन समंदरों में साउथर्न ओशन का नाम आता है। हमारी दुनिया का क्लाइमेट और वाटर सप्लाई ये साउथर्न ओशन ही कंट्रोल करता है, क्योंकि ये अटलांटिक और पैसिफिक ओशन के साथ भी मिलता है। साइंटिस्ट के मुताबिक दुनिया का 15% कार्बन इमिशन साउथर्न ओशन एब्जॉर्ब करता है। ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ इस ओशन की इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जमी हुई बर्फ़ पिघल रही है और बर्फ़ के पिघलने से बहुत से ख़जाने अब बाहर आ रहे हैं, जिन समंदरों में इंसान कभी जाने का सोच भी नहीं सकते थे। बहुत जल्द वो इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट्स बनने वाले हैं। अंटार्कटिका पर अभी बहुत सी स्टडीज़ चल रही हैं और वो नोज़ के आने वाले वक्त में और क्या मिस्टीरियस चीज़ें अंटार्कटिका के बारे में डिस्कवर होंगी। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।